दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग के सिलसिला में आज एक नया क्वेश्चन हम आपके लिए फिर लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। चूँकि बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। ये पेन कहाँ रख दिया है, देखिए, हाँ यहाँ रख दिया था यार। तो आज हम यूपी पीसीएस का हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। यूपी पीसीएस जो 2023 का मेंस एग्ज़ाम हुआ था, ये उसी का सवाल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल में कि क्या इसमें आंसर लिखा जाना चाहिए था, क्या भूमिका होनी चाहिए थी यार। पहला ही क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 8 मार्क्स का सवाल है। लेकिन ये जो सवाल है तीसरा वाला, इसको हम इसलिए लिए हैं कि इससे ऊपर जो भी है देख लीजिए आप, पेपर 2 का है। ठीक है, ये है हमारा पेपर 2 यूपी पीसीएस 2023 सामान्य अध्ययन पेपर 2। ठीक है, इसका हम 2 सवाल बाद में करते हैं। ये देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको डील कर चुके। बीपीएससी में भी सेम यही सवाल पूछा था और 8 मार्क्स में ही पूछा था, अगर आपको ध्यान हो तो, और उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम इस सवाल को छोड़ रहे हैं। और दूसरा है कि 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में कोई एनालिसिस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए कि 42वें संविधान संशोधन में जितना प्रावधान किया गया था, अधिकांश उसे एक लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, एक लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके जितने भी हैं सारे चीज़ों को आप लिख दीजिए, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर तीसरा सवाल देखेंगे जो बहुत शानदार सवाल है, हम उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोक के थोड़ा इसका पॉइंट आप सोचें कि क्या इसका होगा तीसरा का। ये थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहला तो सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट इसमें ये हो गया, और तीसरा सेगमेंट इसका ये हो गया। बताइए। और इसमें देखिए होता क्या है ना कि आप सपोज कीजिए अगर सिर्फ क्वेश्चन यही होता कि न्यायिक सक्रियता के दोषों का वर्णन कीजिए, यहाँ से 3 गायब कर देता, तो आप 1 या 2 दोष को भी 2-3 पैराग्राफ में लिख देते और 8 मार्क्स आप कंप्लीट कर लेते। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है ना कि 3 दोषों का वर्णन कीजिए। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? आपके क्वेश्चन में अगर 3 दोष नहीं भी लिखा होता तो आपके क्वेश्चन में जितनी डाइवर्सिटी होगी, एग्जामिनर आपको उतना अधिक मार्क्स देगा। ठीक है, तो आप सोचिए, न्यायिक सक्रियता के पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत पढ़े होंगे, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट निकालिए कि क्या होगा न्यायिक सक्रियता के 3 दोष। तो आइए, यदि हम इसमें भूमिका की बात करें, आइए हम लिखने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हम लिखना, हमने भूमिका की बात करते हैं, तो भूमिका में हम क्या लिखते हैं, आइए बात करते हैं उस विषय पे हम लोग। चलिए ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे पहला ले रहे हैं भूमिका। ठीक, भूमिका, तो भूमिका तो हमारा हो गया ना न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो इससे तो आप भूमिका लिख देंगे। आप जानते हैं न्यायिक सक्रियता क्या है, हमारे जो पूर्व सीएजी आए थे पीएन भगवती साहब, उनकी ये अवधारणा, उनकी ये ब्रेन चाइल्ड है। तो आप लिख दीजिए, भारत के मूल संविधान में न्यायिक सक्रियता अवधारणा का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा या पीएन भगवती, भारत के पूर्व सीजीआई पीएन भगवती की अवधारणा के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सामूहिक हित में एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय के सामने दायर कर सकता है। ठीक, जिसमें सामान्य लोगों के अधिकारों का हनन होता हो, यही हमारा न्यायिक सक्रियता। तो भूमिका आप समझ, भूमिका न्यायिक सक्रियता से, मुझे एग्जैक्ट शायद ईयर याद है 1989 में शायद ये आया था। ईस्वी आप चेक कर लेंगे, एग्जैक्ट ईस्वी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पीएन भगवती साहब ये लाए थे जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो बताइए कि न्यायिक सक्रियता संविधान के मूल अवधारणा में नहीं था, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से, वाद प्रतिवाद के माध्यम से इस अवधारणा को स्पष्ट किया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति, अगर एक सामूहिक, एक अधिकांश व्यक्तियों का हित प्रभावित होता है तो उसके बदले वो उसे न्याय दिलाना है तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है, जिसे न्यायिक, और वहाँ उस पर अगर सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आता है तो उसे न्यायिक सक्रियता या उस प्रक्रिया को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। आप समझ गए, ये तो हो गया भूमिका। लेकिन इसमें जो कह रहा है कि 3 दोष, तो हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, पहला दोष, दूसरा दोष और तीसरा दोष। तो बताइए पहला पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा।
तो यहाँ हम आपको लेके चलते हैं पहला पॉइंट, जिसमें कहा गया हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण की बात किया गया है। शक्ति पृथक्करण, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की बात की गई है। अगर आप आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी का हमारा आर्टिकल 50 है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। लेकिन आप देखिए तो हुआ क्या कि जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए था, जो काम विधायिका को करना चाहिए था, वो काम न्यायपालिका कर रहा है। तो ये शक्ति संतुलन की जो एक अवधारणा थी, जिसके बिटवीन द लाइन जो था, वो अवधारणा अस्पष्ट हो गया है। आप ये नहीं कहेंगे मिट चुका है, नहीं, वो गलत है, स्टेटमेंट हो जाएगा। वो अवधारणा काफ़ी अस्पष्ट हो चुका है। जनता इस बात को लेके दिग्भ्रमित हो चुकी है कि उसे किस काम के लिए न्यायपालिका के पास जाना चाहिए था, किस काम के लिए विधायिका के पास जाना चाहिए था, या किस काम के लिए कार्यपालिका के पास जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए जैसे चुनाव सुधार है, करप्शन है, या दिल्ली का पॉल्यूशन है, ये सब कार्यपालिका को विधायिका के निर्देशन में, विधायिका के देख रेख में करना चाहिए था। परंतु न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय को हर उस सीमा तक, हर उस कार्य क्षेत्र तक विस्तार दे दिया, फैलाव विस्तार दे दिया है, जो काम कार्यपालिका और विधायिका को करना चाहिए था, या कार्यपालिका को विधायिका की निगरानी में करना चाहिए था। समझ गए? तो पहला पॉइंट ये क्या हो गया कि शक्ति, या एनसीईआरटी के 11th की अगर बुक पढ़ेंगे उसमें ये लाइन स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अवधारणा थी, शक्ति पृथक्करण की जो अवधारणा थी, उसके बीच जो एक थीन लाइन था वो अस्पष्ट हो गया है, दिग्भ्रमित है जनता को खुद पता नहीं कि हमें किस काम के लिए किसके पास जाना चाहिए था। वो किसी भी चीज़ के लिए पीआईएल याचिका दाखिल कर देता। अब मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले एक याचिका आया था सर्वोच्च न्यायालय में कि राज्य में 2 से अधिक उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया। भाई ये क्या पीआईएल है, ये बताइए। इससे कोई जनता का हित भी तो प्रभावित नहीं। अरे 2 उप मुख्यमंत्री बने यार, 3 बना कि 5 का 5 बना, क्या फर्क पड़ता है ये बताइए। उससे जनता कौन सा हित प्रभावित होता है। लेकिन पीआईएल आ चुका था, अब आगे। अब देखिए कई बार पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट निरस्त भी कर देता है, उसके बाद कितना कई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाता है वकील पे। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, पहला दोष कि जो शक्ति संतुलन का अवधारणा थी वो अस्पष्ट हो गई है। चलिए हम दूसरा दोष की बात कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ स्टेटमेंट चलता है, जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाई। हाँ, जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाई, कि देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता है। अब देखिए पीआईएल की वजह से सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके ऊपर कितना बोझ आ गया है, केसों का, केस का कितना बोझ आ गया है, कितने सारे केसेस उनके ऊपर हैं, ये बताइए। कि न्याय काफ़ी लंबे समय के बाद होता है। तो ये क्या हुआ कि देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता है। तो दूसरा दोष हो गया कि न्यायालय पे अतिरिक्त बोझ, पीआईएल के आने के माध्यम से न्यायालय पर क्या हुआ, अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। जो कार्य करने की कैपेसिटी है न्यायालय को घट गई है, लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, कई सारे ऐसे मामले लंबित हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखिए क्या होगा, तारीख पे तारीख अगर पड़ रही है और केस लंबित है, तो जो व्यक्ति केस लड़ रहा है उसका खर्चा भी तो बढ़ रहा है, उसका एक्सपेंस भी तो बढ़ रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की कोई दूसरी खंडपीठ नहीं है। जैसे कई सारे हाईकोर्ट्स के खंडपीठ हैं, जैसे आप देखिए हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट है, लखनऊ में उनका खंडपीठ है, एमपी का है, भोपाल का हाईकोर्ट है, उनका जबलपुर में खंडपीठ है। तो कई सारे हाईकोर्ट के खंडपीठ हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ नहीं है। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ होने चाहिए थे, ठीक है। और मैं भी इससे सहमत हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ होने चाहिए थे। अब सपोज तमिलनाडु का कोई व्यक्ति हो, पुदुचेरी का कोई व्यक्ति हो, उनको दिल्ली आना पड़ता है अपनी सुनवाई के लिए, तो उनके लिए कितना एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा आलोचना हो गया कि अगर न्यायिक सक्रियता का अवधारणा, जुडिशल एक्टिविज्म का जो यहाँ पे हमारा है, ये न्यायिक सक्रियता, जुडिशल एक्टिविज्म अगर नहीं होता, ठीक है, तो इतने सारे याचिका नहीं आता, इतना सारा याचिका तो नहीं आता ना। अगर नहीं आता तो न्यायालय पे बोझ कम होता, सीधी सी बात है। जो न्यायालय की अधिकांश एनर्जी है वो याचिका को निपटाने में ही चला जाता है। तो समझ गए दूसरा दोष आप उम्मीद करते हैं कि दूसरा दोष आप समझ गए होंगे कि इससे जनता का एक्सपेंस बढ़ता है, न्याय देरी से मिलता है और न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, न्यायिक सक्रियता आप देखे होंगे, कई बार देखे होंगे कोर्ट में कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, कोर्ट भी कई बार स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो क्या है, ये न्यायिक सक्रियता ही तो है। तो स्वतः संज्ञान लेता है तो क्या होगा, उसे फिर न्यायालय की बोझ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बताइए। समझ गए? तो ये है न्यायिक सक्रियता के दोष। अब हम तीसरा दोष की बात कर रहे हैं। तीसरा, इसमें 3 दोष पूछा गया, तीसरा। अब हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए
कई बार क्या होता है, भारत सरकार ने कृषि कानून बनाया था, आपको जानकारी होगा। हाँ ठीक है, भारत सरकार ने उसे वापस ले लिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर रोक लगा दिया था, स्टे लगा दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा। अब हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, सरकार ने कोई कानून बनाया या कोई योजना बनाया, कोई कानून बनाया, कोई योजना बनाया, या जैसे आरक्षण को लेकर कोई नीति बनाई सरकार, ठीक है, उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया जाता है, किसी योजना को लेकर भी याचिका दायर किया जाता है, ठीक है। अब वो याचिका पे सर्वोच्च न्यायालय फिलहाल स्टे कर देता है, रोक देता है, ठीक है, यह सरकार उसे तत्काल इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो नुकसान किसका होता है? आम जनमानस का। सपोज कीजिए कुछ दिन के बाद वो फैसला सुप्रीम कोर्ट भी उसी के पक्ष में ही फैसला दे कि नहीं ये कानून सही था, सर्वोच्च न्यायालय कुछ दिन के बाद उसके पक्ष में ही ये फैसला दे कि नहीं ये कानून जो सरकार बनाई थी, ये योजना सरकार बनाई थी, या ये जो सरकार बिल लाई थी, ये पॉलिसी लाई थी, वो सही है। तो लेकिन तत्काल सरकार उसे लागू तो नहीं कर पाई ना, तो योजनाओं में विलंब, ठीक है, जो योजना सरकार बनाती है उसमें क्या होता है, सर्वोच्च योजना में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से क्या हो जाता है, विलंब हो जाता है, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। टाइम टेकन प्रोसेस होता है या नहीं होती है बताइए? टाइम टेकन प्रोसेस। तो और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यपालिका के ऊपर भी हमेशा तलवार लगी रहती है, पता नहीं कौन सा सर्वोच्च न्यायालय स्टे कर दे, रोक दे, निरस्त कर दे। तो कार्यपालिका को जो स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल एक्टिविज्म को इतना अधिक बढ़ा लिया कि वो हर चीज़ को कहा है कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, किसी भी चीज़ का ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जिसके विषय में सर्वोच्च न्यायालय ये ना कहा कि हम इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू कर रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत। तो क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो है। तो इससे क्या हो रहा है कि काम लेत लतीफ़ी हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, समय लग रहा है, जिसके कारण पॉलिसियाँ, निर्णय, कार्य प्रणाली में विलम्ब हो रहा है, समय हो रहा है, अनावश्यक सरकार न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जो एक स्वच्छ और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए न्यायालय का अत्यधिक हस्तक्षेप एक सकारात्मक नहीं माना जा सकता। बस ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे ये गलत है, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कहेंगे सकारात्मक नहीं माना जाता है, ये सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। न्यायालय का कार्यपालिका और विधायिका के हर काम में हस्तक्षेप, हर चीज में हस्तक्षेप, ठीक है, ये एक सकारात्मक लोकतंत्र के लिए, जहां शक्ति संतुलन के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है, सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। समझ गए? तो हमने 3 दोष आपको बता दिया। पहला आपको बता दिया कि आर्टिकल 50 का आप एग्जाम्पल ले लेंगे, दूसरा हमने आपको बता दिया कि न्यायालय पर कितने बोझ बढ़ गए हैं, और तीसरा सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप, न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जिससे कि किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने में समय लग जाता है। तो तीसरा ये हो गया, उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। अब आता है निष्कर्ष, कि निष्कर्ष क्या लिखेंगे। आपको क्वेश्चन है, निष्कर्ष तो लिखना पड़ेगा ना, तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष तो आप निगेटिव नहीं लिख सकते हैं ना, कि इसे बंद कर देना चाहिए था, इसकी आवश्यकता नहीं है, न्यायिक सक्रियता की, ये आप नहीं लिख सकते हैं। आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा कि निश्चित ही न्यायिक सक्रियता ने न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने का काम किया है। निश्चित ही न्यायिक सक्रियता ने न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने का कार्य किया है, परंतु इनके कारण, न्यायिक सक्रियता कारण न्यायालय व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। न्यायपालिका को पुनः इस पर विचार करना चाहिए था कि किस मामले में न्यायिक सक्रियता होना चाहिए था, जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए था, और किस मामले में नहीं होना चाहिए था। न्यायालय को इस पर पुनः विचार करना चाहिए था, और ये लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा निष्कर्ष होगा। क्यों? क्योंकि अगर PIL दाखिल हो गया बहुत अधिक यार, न्यायिक सक्रियता के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, तो किसी व्यक्ति को न्याय नहीं भी तो मिलता है ना, जिसका केस डिले है, पेंडिंग है, उसको न्याय तो नहीं मिलता है ना। आप देखेंगे कितने कितने साल बाद सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आता है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। इसलिए हम बोले कि आप ये लिखेंगे कि निश्चित ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का अवधारणा ने न्याय से वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को भी इस बात पर विचार करना चाहिए था कि न्यायिक सक्रियता की एक सीमा होनी चाहिए थी, कि किन मामलों में लोग सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं, न्यायिक सक्रियता के तहत आ सकते हैं। इसकी एक सीमा, इसकी एक पैरामीटर्स, इसका एक पैराडिज्म न्यायालय को कार्यपालिका और विधायिका के विचार विमर्श के पश्चात स्पष्ट करना चाहिए था। आपको जो सब याद है आप वो लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। हम फिर से बता रहे हैं कि मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल तौर से आप सावधान रहेंगे, फर्जी मॉडल तौर से आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कहना हमारा काम था, माने या ना माने आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक है। और अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, आंसर राइटिंग, हैंड राइटिंग में आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।